Hello guys, welcome back to my channel. In this video, we will be discussing about the fertilizer sector in India. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या सब टॉपिक्स कवर करेंगे फर्टिलाइज़र सेक्टर में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्टिलाइज़र यूज़ इन इंडिया। इसमें हम देखेंगे एक ओवरव्यू लेंगे फर्टिलाइज़र सेक्टर का। सेकेंड, we will discuss what are the issues with fertilizer use in India. Then third, we will discuss the major initiatives that has been taken in the fertilizer sector by the government of India. Then next we will discuss what could be the way forward for fertilizer sector and what are the reforms required in the fertilizer sector. And in the end, we will write a conclusion for this topic. सबसे पहले फर्टिलाइज़र यूज़ इन इंडिया को हम देखते हैं तो इसमें इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है फर्टिलाइज़र का आफ्टर चाइना। नेक्स्ट, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फर्टिलाइज़र्स ग्लोबली। तो इस तरीके के हमें डेटा पॉइंट्स जो है वो याद रखने की हमें कोशिश करनी चाहिए और अपने आंसर्स में इनको कोट करना चाहिए। फिर पर हेक्टेयर फर्टिलाइज़र यूज़ को अगर हम देखें तो इंडिया का जो एवरेज फर्टिलाइज़र यूज़ है वो 135 टू 140 केजी पर हेक्टेयर है। जबकि पंजाब में अगर हम देखें तो वो इनफैक्ट ग्रेटर दैन 200 केजी पर हेक्टेयर है। ग्लोबल जो एवरेज है वो 120 केजी पर हेक्टेयर के आसपास की है। इससे हम देख सकते हैं कि ग्लोबल एवरेज जो है वो इंडिया के एवरेज से कम है। इसमें जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उसमें यूरिया अलोन का जो कंजम्पशन है वो अराउंड 55 टू 65% है टोटल कंजम्पशन का। मेजर फर्टिलाइजर जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं उसमें यूरिया, देन DAP विच इज़ डाई अमोनियम फॉस्फेट, MOP विच इज़ म्यूरिएट ऑफ पोटैश, NPKS, N stands for nitrogen, P for phosphorus, K for potassium and S for sulfur, and then SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो मेजरली इन फर्टिलाइजर्स को हम यूज़ करते हैं। Next, we will discuss the issues with the fertilizer use in India. उसमें सबसे पहला जो इशू है that is imbalanced nutrient use और skewed NPK ratio. N stands for nitrogen, P is phosphorus, K is potassium. तो recommended जो nutrient NPK रेशो है वो 4:2:1 है, बट इंडिया का जो एवरेज है वो 7:3:1 है। तो ये जो रेशो ये स्क्यूड इसलिए है क्योंकि हम एक्सेसिव नाइट्रोजन या यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्राइस डिस्टॉर्शंस और जो सब्सिडीज मिल रही हैं यूरिया फर्टिलाइज़र पर उसके कारण, और इसकी वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो रही है बाकी न्यूट्रिएंट्स में के लिए नाइट्रोजन को छोड़ करके, और एक लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी इसकी वजह से हो रही है। सेकेंड थिंग इज राइजिंग फिजिकल बर्डन। जो हम सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से फिजिकल बर्डन आ रहा है। 2022-23 में तो ये सब्सिडी 2 लाख करोड़ के ऊपर चली गई थी, और नॉर्मली भी हमारी जो सब्सिडी रहती है वो 1.5 लाख करोड़ के अबव ही है। रीजनल इम्बैलेंसेस अनदर इशू है। इसमें जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, इसमें जो फर्टिलाइज़र कंजम्पशन है वो काफ़ी हाई है। वहीं जो ईस्टर्न और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें जो फर्टिलाइज़र कंजम्पशन है वो लो है। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी है वो इसकी वजह से अनइवन है, और हाई यूज एरियाज जो हैं फर्टिलाइज़र के वहाँ पे सॉइल डिग्रेडेशन भी देखने को मिल रहा है। फोर्थ इशू अगर हम देखें तो डैट इज़ इम्पोर्ट डिपेंडेंस एंड सप्लाई वल्नरेबिलिटी, क्योंकि इंडिया जो है नियरली 100% ऑफ पोटेशियम इज के एंड 85 to 90% ऑफ फॉस्फेट विच इज़ पी उसको इंपोर्ट करता है। साथ ही साथ यूरिया प्रोडक्शन के लिए जो नेचुरल गैस चाहिए वो भी हम सिग्निफिकेंटली जो है इंपोर्ट करते हैं।
तो जो ग्लोबल डिसरप्शंस है जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, तो उसकी वजह से हमारी अवेलेबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, प्राइजेस पे भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज इशू इज डिक्लाइनिंग सॉइल हेल्थ। जो हम एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं सॉइल में, उसकी वजह से जो कार्बन कंटेंट है, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट, वो रिड्यूस हो गया है और सॉइल एसिडिफिकेशन देखने को मिल रहा है ईस्टर्न इंडिया में। और जो इरिगेटेड रीजन्स हैं वहाँ पे सॉइल एल्कलिनिटी देखने को मिल रही है। सॉइल एसिडिफिकेशन तब होता है जब सॉइल में जो पीएच लेवल है वो कम हो जाता है, लेस देन 7.0, और जब सॉइल का पीएच लेवल ग्रेटर देन 7.0 हो जाता है तो एल्कलिनिटी हो जाती है, उसमें सॉल्ट्स का जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो वो एल्कलाइन हो जाती है। तो ये लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और उससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी जो है हैम्पर होती है, चाहे सॉइल एसिडिफिकेशन है या एल्कलिनिटी है। नेक्स्ट वी विल नेक्स्ट इशू इज डाइवर्जन एंड मिस यूज। तो जो यूरिया पे जो हम सब्सिडी दे रहे हैं जिसकी वजह से यूरिया इज मोर चीप, तो वो चीप यूरिया जो है वो ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू जो नॉन एग्रीकल्चरल और जो इंडस्ट्रियल यूसेज हैं उसके लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। इसमें क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग वगैरह हो रही है। नेक्स्ट इशू इज लो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी। जो नाइट्रोजन हम क्रॉप्स को दे रहे हैं यूरिया के थ्रू भी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 35 to 40% ही क्रॉप्स एब्जॉर्ब कर पा रही हैं, बाकी जितना भी है वो सब लॉस्ट हो जाता है थ्रू वॉलेटाइलाइजेशन, लीचिंग या रन ऑफ के थ्रू। एट्थ इज एनवायरमेंटल कंसर्न्स है हमारे फर्टिलाइजर यूज के साथ। फर्स्ट वन इज ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। तो एक्सेस नाइट्रोजन जो हम यूज कर रहे हैं उसकी वजह से नाइट्रेट कॉन्टेमिनेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर में। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं फर्टिलाइजर यूज की वजह से। N2O जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि फर्टिलाइजर यूज की वजह से होती है। यूट्रोफिकेशन हो रहा है क्योंकि जो एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज की वजह से रन ऑफ होता है वाटर बॉडीज में, उससे एल्गी ब्लूम्स वगैरह होते हैं, उससे यूट्रोफिकेशन का फिनोमिना होता है। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव्स दैट हैज बीन टेकन इन द फर्टिलाइजर सेक्टर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसमें सबसे फर्स्ट वन जो है दैट इज न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, NBS स्कीम ऑफ 2021। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो इंडिया में जो NP और जो K रेशो है वो स्क्यूड है, जिसमें कि नाइट्रोजन 7:3:1, तो नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो NBS स्कीम में हम जो फॉस्फेटिक यानी कि P और पोटेशिक यानी कि K, तो फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर्स पे अप्लाई होती है और इसमें जो सब्सिडी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट कंटेंट, कि उसके अंदर N कितना है, P, K और S कितना है, उसके बेसिस पे सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं ताकि बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज जो है वो हो पाए। सेकेंड जो इसमें इनिशिएटिव जो है दैट इज़ यूरिया सब्सिडी एंड प्राइस कंट्रोल। तो जैसे कि बताया कि यूरिया पे काफ़ी सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट यूरिया के प्राइस को भी फिक्स करके रखा हुआ है 266.5 रुपीज़ पर 45 kg बैग सिंस 2018। उसके बाद जितने भी ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वो सब गवर्नमेंट जो है एब्जॉर्ब कर रही है ताकि एंड यूज़र को जो है यूरिया जो है वो फिक्स प्राइस पे मिल सके। थर्ड इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इन फर्टिलाइजर्स जो 2018 में इनिशिएट हुआ। तो इससे हम जो फर्टिलाइज़र की जो सब्सिडी हम जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू रूट किया हुआ है। सब्सिडी जो है वो कंपनीज को रिलीज़ की जाती है जब वो सेल कर देते हैं फार्मर्स को, और रिटेल शॉप्स पे भी हमने जो है आधार एनेबल्ड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस लगा के रखे हुए हैं ताकि ऑथेंटिकेशन के बाद कि एंड यूज़र कौन है और किसको फर्टिलाइजर सेल किया जा रहा है उसके बेसिस पे फिर सब्सिडी जो है कंपनीज जो है रिलीज़ करती हैं, कंपनीज को रिलीज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। फोर्थ जो हमारा इनिशिएटिव है डेट इज़ नीम कोटेड यूरिया पॉलिसी। तो जो नीम कोटेड यूरिया होता है उसका जो नाइट्रोजन रिलीज है वो काफ़ी स्लो होता है।
तो उसकी वजह से नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है और इंडस्ट्रियल डाइवर्जन भी कम होता है, क्योंकि ये जो नीम कोटेड यूरिया है ये इंडस्ट्रीज में उतना यूज नहीं हो पाता, उनके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। नेक्स्ट इनिशिएटिव इज द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो 2015 में लॉन्च की गई। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में फार्मर्स को उनके सॉइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। इससे क्या फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है, कितनी क्वांटिटी में अप्लाई करना है और कौन सा अप्लाई करना है, वो साइंटिफिकली वो लोग जजमेंट ले पाते हैं, ताकि एक बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट यूज जो है हो पाए। सिक्स्थ जो मेजर इनिशिएटिव है दैट इज प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स। तो गवर्नमेंट इनको भी प्रमोट कर रही है थ्रू स्कीम्स लाइक परंपरागत कृषि विकास योजना एंड नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट जो स्कीम है या नेक्स्ट इनिशिएटिव जो फर्टिलाइजर सेक्टर में, दैट इज पीएम प्रणाम स्कीम। इसका फुल फॉर्म है पीएम प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्यूलरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो इस स्कीम के तहत जो स्टेट्स हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है कि वो अपने केमिकल फर्टिलाइजर के कंजम्पशन को जो है रिड्यूस करें, और एनकरेजमेंट दिया गया है अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को। तो जो स्टेट्स हैं उनको ग्रांट्स दी जाती हैं स्कीम में, इस स्कीम में ग्रांट्स दी जाती है डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने कितना केमिकल फर्टिलाइजर का जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस किया, उसकी वजह से जो सब्सिडी एक्चुअल में दी जानी थी और गवर्नमेंट का जो फिस्कल बर्डन होना था उसमें कितना सेविंग हुआ, उसके बेसिस पे उनको ग्रांट्स प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट एट्थ अगर हम इनिशिएटिव देखें डेट इज प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। तो ये जो केंद्र हैं इनमें ना सिर्फ फर्टिलाइजर सेल होता है फार्मर्स को, बट उनके लिए एडवाइजरी सर्विसेज वगैरह और सॉइल टेस्टिंग और अदर एग्री इनपुट्स जो हैं वो भी फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बेसिकली फार्मर्स के लिए एक वन स्टॉप शॉप बन गया है। नाइन्थ अगर हम देखें तो मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे कि आईएफएमएस। आईएफएमएस का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस सिस्टम के तहत हम लोग जो हमारे सब्सिडाइज्ड मेजरली सब्सिडाइज्ड जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको उनके मूवमेंट को हम लोग जो है मॉनिटर कर रहे हैं, ऑनलाइन मॉनिटर कर रहे हैं थ्रू अ वेब बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं हम कि फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए हमारा क्या वे फॉरवर्ड रहना चाहिए और क्या क्या रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं फर्टिलाइजर सेक्टर में। तो उसमें सबसे जो फर्स्ट वन है डेट इज वी शुड एक्सपैंड द डोमेस्टिक कैपेसिटी। जैसे कि मैंने बताया कि हम इंपोर्ट्स पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं, चाहे हमारे पोटैश के लिए हम डिपेंडेंट हो, चाहे फॉस्फेट के लिए डिपेंडेंट हो, या नेचुरल गैस के लिए डिपेंडेंट हो, यूरिया के लिए। तो हम इसमें ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का जो एक सजेशन है कि हमें डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए अंडर द न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो वो एक सजेशन हम वे फॉरवर्ड के रूप में दे सकते हैं। साथ ही साथ सेम कमेटी जो है उसने ऑब्जर्व किया कि जो 90% जो टोटल कॉस्ट आती है यूरिया की, वो तो नेचुरल गैस की वजह से आती है, जो कि लार्जली हम इंपोर्ट करते हैं। तो उस रॉ मटेरियल की सप्लाई को भी इंश्योर करने के लिए जो हमारे प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म है, गैस प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म, वो हमें इस तरीके से रखने हैं ताकि एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस हमें मिल पाए एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। नेक्स्ट आर दी सॉइल हेल्थ इनिशिएटिव्स। तो क्योंकि सॉइल का केमिकल फर्टिलाइजर्स की एक्सेसिव यूज़ की वजह से डिग्रेडेशन भी हो रहा है, तो इसलिए सॉइल हेल्थ इनिशिएटिव्स हमें लेने चाहिए। हमें अपने सॉइल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल अप करना चाहिए, डिजिटल सॉइल मैप्स को जो है प्रमोट करना है, सॉइल हेल्थ कार्ड को हमें जो है जो स्कीम है उसको एक्सपैंड करना है, ताकि क्रॉप वाइज जो है और लोकेशन वाइज हम देख पाएँ कि कितना फर्टिलाइज़र हमें प्रिस्क्राइब करना है या फार्मर्स को कितना फर्टिलाइज़र डालना है, वो प्रिसाइजली उन्हें क्रॉप वाइज और लोकेशन वाइज पता हो। नेक्स्ट जो वे फॉरवर्ड हम दे सकते हैं कि वी कैन ब्रिंग यूरिया अंडर एनबीएस। तो अभी जैसे बताया कि यूरिया इज नॉट अंडर एनबीएस,
तो यूरिया का जो है डिस्टॉर्शनरी कंजम्पशन हो रहा है, सब्सिडी यूरिया पे क्योंकि ज़्यादा है तो उस तरह से उसका ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है। तो हमें उसकी प्राइसिंग को अलाइन करना चाहिए विद न्यूट्रिएंट कंटेंट लाइक अंडर एनबीएस, तो उससे उसका डिस्टॉर्शन कंजम्पशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज वी कैन शिफ्ट टू डीबीटी टू फार्मर्स। अभी हम जो डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं वो कंपनीज को दे रहे हैं, तो उसकी बजाय हम डीबीटी फार्मर्स पर शिफ्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सब्सिडाइजिंग द फर्टिलाइजर्स। तो उससे क्या होगा कि फार्मर्स को एक चॉइस मिलेगी कि उन्हें कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करना है, कि जब उनके पास डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचेगा, साथ ही साथ इससे ब्लैक मार्केटिंग भी कम होगी और डाइवर्जन भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज वी शुड प्रमोट हाई एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स जैसे कि नैनो फर्टिलाइजर्स। तो नैनो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, लेकिन इन फर्टिलाइजर्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको बहुत ही नैनो साइजेस में डाला जाता है। तो इससे उनका जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है वो बेसिकली काफ़ी बढ़ जाती है। तो नैनो फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल आप दे सकते हैं जैसे कि नैनो यूरिया या नैनो डीएपी। तो इनको हमें इनके प्रोडक्शन को और एडॉप्शन को हमें जो है प्रमोट करना है, जिससे कि न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी भी एनहांस हो और टोटल कंजम्पशन वॉल्यूम भी हमारा रिड्यूस हो, क्योंकि नैनो फर्टिलाइजर्स का जो कंजम्पशन है वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फर्टिलाइजर्स। तो ये कम क्वांटिटी में यूज़ करना होता है क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन जो है और जो इसका यूज़ एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड में हम दे सकते हैं कि वी शुड एनकरेज दी ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स। तो उसके लिए हम ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी सपोर्ट दे सकते हैं अलॉन्ग विद ट्रेनिंग कि ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स को कैसे प्रोड्यूस करना है और उसमें क्या क्या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, कैसे उसको यूज़ करना है, तो उसकी ट्रेनिंग वगैरह वो सब हम प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिजिटल एंड वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स। तो जो फर्टिलाइजर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको हमें डिजिटलाइज कर देना है। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं हरियाणा का, जिसने ये मैंडेट करके रखा हुआ है कि जितना भी फर्टिलाइजर सेल्स होगा वो वेरीफाइड डिजिटाइज्ड सिस्टम्स के थ्रू ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो उनका जैसे कि MFMB जो पोर्टल है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, उसको लिंक करके रखा हुआ है IFMS इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम और आधार के साथ। इससे ब्लैक मार्केटिंग भी रिड्यूस होता है और डाइवर्जन भी जो है उसको रिड्यूस किया जाता है। नाइन्थ है इंटरनेशनल रिसोर्स पार्टनरशिप्स हमें करनी चाहिए ताकि हम फर्टिलाइज़र सप्लाई एग्रीमेंट्स जो लॉन्ग टर्म फर्टिलाइज़र सप्लाई एग्रीमेंट्स हैं उनको सिक्योर कर पाएँ, जिससे कि हमारे पास रॉ मटेरियल इंश्योर्ड रहे, खासकर कि फॉस्फेट के लिए, पोटैश के लिए और नेचुरल गैस के लिए भी फॉर यूरिया। देखिए अब कंक्लूजन को देख लेते हैं कि फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए हम क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो इस कंक्लूजन के लिए जो हम अप्रोच ले रहे हैं डेट इज़ चैलेंजेस प्लस सोल्यूशन अप्रोच। तो सबसे पहले हम 1-2 लाइन में चैलेंज बताएंगे कि फर्टिलाइज़र सेक्टर में क्या चैलेंज है और फिर सोल्यूशन देंगे 3-4 लाइन में कि ये सोल्यूशन रहेगा। उसमें हम सोल्यूशन में साथ में हम एक ट्रांजिशन का भी अप्रोच यूज़ करेंगे कि हम उसमें ट्रांजिशन बताएंगे कि अभी क्या है सिचुएशन फर्टिलाइजर सेक्टर में और क्या होनी चाहिए, अभी क्या स्कीम चल रहा है और क्या हमारा फोकस चल रहा है और आगे क्या होना चाहिए। तो वो ट्रांजिशन जो है सॉल्यूशन में उस अप्रोच को भी यूज़ करेंगे। तो चैलेंजेस में हम बता सकते हैं कि इंडिया का जो फर्टिलाइजर चैलेंज है दैट इज़ नॉट मियरली इन एंश्योरिंग दी अवेलेबिलिटी, कि हमें सिर्फ ये नहीं है कि फार्मर्स तक ही हमारी जो फर्टिलाइजर्स हैं उन तक हमें पहुंचाना है, क्वांटिटी पे फोकस करना है। रादर देन हमारा चैलेंज ये है कि हमें जुडिशियस बैलेंस बना के चलना पड़ेगा सेल्फ सफिशिएंसी में, यानी कि हमें अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस को भी कंट्रोल करना है, सेल्फ सफिशिएंट हो जाना है, फिजिकल प्रूडेंस लेके आनी है क्योंकि फिजिकल बर्डन बहुत ज़्यादा है, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी देखनी है, अपनी सॉइल हेल्थ वगैरह जो डिग्रेड हो रही है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन और वो सब, तो वो सब चैलेंजेस है। ट्रांजिशन हम ये दे सकते हैं कि इंडिया के जो फर्टिलाइजर इनिशिएटिव्स हैं उसमें एक कैलिब्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें शिफ्ट या ट्रांजिशन जो करना पड़ेगा वो क्या है
कि क्वांटिटी बेस्ड एक्सपेंशन से, जो अभी हम सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, वहाँ से हमें ट्रांजिशन लेकर के एफिशिएंसी की तरफ जाना पड़ेगा। हमें बैलेंस्ड और सस्टेनेबल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। और सॉल्यूशंस में आप रिफॉर्म्स वगैरह दे सकते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स हमें लाने चाहिए, जैसे कि यूरिया को हम एनबीएस के अंदर ला सकते हैं, सब्सिडी को रैशनलाइज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को हमें स्ट्रेंथन करना है। और इसमें फिर इन सब सॉल्यूशन से एक विजन भी आप लिखिए कि अगर हम ये सब सॉल्यूशंस लेंगे तो वो हम सॉल्यूशंस क्यों लेना चाह रहे हैं। हम इसलिए लेना चाह रहे हैं क्योंकि हम अपनी लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ को इंश्योर करना चाहते हैं, हम फिजिकल प्रूडेंस चाहते हैं, हम एग्रीकल्चरल रिजिलियंस चाहते हैं। तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन और ट्रांजिशन रख रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप एक कंक्लूजन लिखते हैं ब्यूटीफुली, तो वो पूरा एक हॉलिस्टिक अप्रोच नज़र आता है उसके अंदर। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।